हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंत्र ऑफ द बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हम वी स्टार्टेड द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इन द लेक्चर फर्स्ट वी जस्ट डिस्कस द सम इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स। ओके, हमने सेल द ओवरव्यू देखा कि सेल व्हाट्स द सेल एंड सेल में क्या बेसिक सेल्स के रिक्वायरमेंट क्या है। even like the prokaryotic and eukaryotic organism, they all are made up from a cells. ओके, एक सिंगल सेल भी एक लिविंग है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी एक लिविंग स्ट्रक्चर है। क्लियर? सो इवन the eminent scientist who started to be work in the cell biology. Okay, हमने few of the scientists we studied जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। इवन देर आर द इवन मोर साइंटिस्ट who worked more in a cell biology, और बहुत सारे साइंटिस्ट स्टिल दे आर वर्किंग इन अ सेल बायोलॉजी। तो उन कुछ साइंटिस्टों के नाम देखे थे जिन्होंने सेल बायोलॉजी में काम करना शुरू किया था। ओके, who started to work in a cell biology. So in the last content we discussed about the introduction of cell. Okay, in introduction cell we discussed कि cell is a structure और function unit of a life, कि जो cell है ये life की structure और function unit है। Okay, independent existence of the unicellular organism. ईच एंड एवरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सेल से बना हुआ है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। उसको किसी पे दूसरे पे डिपेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एक्सेप्ट द फूड। ओके, अगर कोई एल्गी को छोड़ दें हम, जो आपकी ब्लू ग्रीन जो आपके जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उनको अगर हम छोड़ दें तो सिवन उनको हम छोड़ दें तो ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके अलावा कुछ यूग्लिना है और कुछ जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको अगर हम छोड़ दें तो हर एक सेल छोड़ दें तो सिर्फ वो फूड के लिए दूसरे स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? ओके, देन द ओवरव्यू सेल देखा था। ओवरव्यू सेल हमने देखा साइटोलॉजी क्या होती है, सेल बायोलॉजी क्या होती है, एंड दी बायोकेमिस्ट्री। देखिए, साइटोलॉजी जिसमें हम सिर्फ सेल के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, साइटोलॉजी मतलब होता है हम सेल और उसके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी में हम उन सेल ऑर्गेनल्स में होने वाले मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में स्टडी करते हैं। और इन बायोकेमिस्ट्री केवल केवल हम उन सिर्फ मेटाबॉलिक पाथवे हम स्टडी करते हैं। सो इन शॉर्ट यू कैन से द सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन है। क्लियर? फिर हमने जो कुछ जो इन्वॉल्व रहे हैं जिन्होंने सेल बायोलॉजी में अपना इंटरेस्ट शुरू किया था, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीनोहॉक। ओके, उनकी क्या डिस्कवरी थी, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, मैथ्यू शेल्डन एंड द थियोडस स्वान, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा लुइस पास्चर, रुडोल्फ विर्चो। देखिए, स्टार्टिंग ऑफ थ्री रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एंटोनी वॉन लीनोहॉक है, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, इनके बेसिक्स नाम हमने पढ़े थे जिन्होंने भी सेल बायोलॉजी में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके अलावा मैथ्यू सेल्डन एंड थियोडर स्वान, लुइस पास्चर और रिडोल्फ विर्चो, इनके तीन के कंट्रीब्यूशन अब हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? देखिए, जो अभी तक पढ़ा था वो एक ओवरव्यू था, वो एक जस्ट एक ट्रेलर जैसा था। ओके, जो मेन पिक्चर जो होगी वो अब से आपकी शुरू होगी। जैसे रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वॉन लीनोहॉक जिन्होंने डेड सेल और लिविंग सेल्स को देखा। ओके, लेकिन सेल्स को देखा, उसके वो उसका इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो क्या करती है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। ओके, नहीं बता सकते थे क्योंकि उस वक्त इतना कोई डेवलपमेंट नहीं था, और इतने माइक्रोस्कोप और इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। और इजीली वी कैन से कि वो शायद उस वक्त इतना सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं था कि वो बता पाए कि ये सेल का काम क्या है। बट necessity is the invention of the mother. जैसे जब एंटोनी वॉन लीनोहॉक, ओके, और जो रॉबर्ट हुक की जो स्टडी थी, इट वाज इन दे डिड देयर स्टडी इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में उन्होंने डेड सेल और लिविंग सेल्स को देखा। ओके, देखने के बाद में उन्होंने अपने जो भी उन्होंने देखा उस चीज़ को, उन्होंने उसको देखने को अपनी बुक में उसको पब्लिश किया, लोगों को बताया कि हमें ऐसा कुछ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद में अराउंड 100 मोर देन 100 ईयर्स तक, उसके बारे में किसी ने कोई स्टडी नहीं की थी। वो वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट सेल का वही रखा हुआ था। आफ्टर द 100 ईयर्स, जब रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीनोहॉक की जो स्टडी थी, आफ्टर द मोर देन 100 ईयर्स, इट्स मोर देन 120 और 130 ईयर्स के बाद में दो डिफरेंट साइंटिस्ट और आए जिन्होंने सेल थ्योरी दी।
ओके, वो सेल थ्योरी बताती है कि लाइक सेल थ्योरी ही बताती है कि व्हाई सेल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि सेल, यहीं से सेल थ्योरी से सेल के बारे में फंडामेंटली डिस्कशन शुरू होता है। ओके, सेल थ्योरी ये बताती है कि सेल की रिक्वायरमेंट क्या, सेल एक्चुअली है क्या। लाइक इन केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, लाइक कोई भी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक कोई भी स्ट्रक्चर है, इट्स मेड अप फ्रॉम एटम। एटम से शुरू होती है हर चीज स्ट्रक्चर, फिर एटम बनता है, फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लाइक फिर लाइक कोई भी एलिमेंट बनता है, फिर कंपाउंड बनते हैं, फिर कोई ऐसे लाइक फिर एक कंपाउंड बनते हैं, फिर एक इस तरह से लाइक हायरार्की बनती जाती है। वैसे इन ए लिविंग सिस्टम सेल से ही सबसे बेसिक स्ट्रक्चर शुरू होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक लिसन, look here, is 1839. I told you कि the previous studied was in 16th century. So it means 16th century और 18th century, it was the more than 100 years. इस 100 years के टाइम ड्यूरेशन पे किसी ने सेल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। बट द मैथ्यू सेल्डन एंड द थियोडोर स्वान, ओके, उन्होंने एक सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। अब ये कौन थे? ओके, एंड उन्होंने क्या डिस्कशन किया था? लेट डिस्कस। मैथ्यू सेल्डन वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। ओके, सबसे पहले द मैथ्यू सेल्डन एक जर्मन साइंटिस्ट थे एंड एग्जामिन नंबर ऑफ प्लांट्स। उन्होंने देखिए लाइक जर्मन बॉटनिस्ट थे, लाइक एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने प्लांट के बारे में प्लांट के लिए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट के बारे में उन्होंने स्टडी की। देखिए उनको ये तो पता था कि कुछ स्ट्रक्चर जब उसको देखते हैं तो सेल जैसे कुछ दिखता है, वन दे डोंट नो अबाउट इट लाइक वो सेल है या क्या है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बस उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, जब उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ स्टडी प्लांट्स की स्टडी की, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप फ्रॉम ए सेल, कि हर एक प्लांट सेल से बना होता है। ठीक है, उन्होंने लाइक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्टडी किए तो देखा हर प्लांट में एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो मतलब हर प्लांट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है। फिर उसके बाद द थियोडोर स्वान, ही वाज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, एंड द ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट लाइक वो एक ब्रिटिश सिटीजन थे, एंड ही वाज अ जियोलॉजिस्ट जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सेल्स की स्टडी की, और फर्दर ही कंक्लूडेड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड फ्रॉम ए सेल। लाइक द मैथ्यू सेल्डन ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट एंड द थियोडोर स्वान वाज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट। ओके, एंड इंटरेस्टिंग फॉर फैक्ट दैट मैथ्यू सेल्डन एंड द थियोडोर स्वान, ठीक है, ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे एंड दो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते थे, और इनकी जो स्टडी का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, इनकी जो स्टडी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो एक ही था। लाइक दो साइंटिस्ट डिफरेंट और सेंटर पे काम कर रहे हैं, दो डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, डिफरेंट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं, एक बॉटनी पे काम कर रहा है, एक प्लांट्स पे काम कर रहे हैं, एक एनिमल्स पे काम कर रहे हैं, बट उनका जो कंक्लूजन था वो सेम था। ओके, लेटर ऑन बाद में जब दोनों साइंटिस्ट के जो फैक्ट मिले, जब इन दोनों की कंबाइंड थ्योरी दी गई। ठीक है, सो द थियोडोर स्वान एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल सेल्स में स्टडी किया, एंड ही कंक्लूडेड दैट जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं और एक थिन लेयर के थ्रू कवर होते हैं जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर हो गया? सो इट मीन्स मैथ्यू सेल्डन ने भी वही बात बताई, लेकिन उन्होंने प्लांट के बारे में कहा। थियोडोर स्वान ने भी सेम कंटेंट दिया, लेकिन उन्होंने एनिमल्स के बारे में कहा। क्लियर? ठीक है, तो इन्होंने लाइक दोनों के जो कंक्लूजन थे वो सेम थे, बट एक प्लांट के लिए था, एक एनिमल के लिए था, लेकिन प्लांट एनिमल दोनों है तो लिविंग स्ट्रक्चर दोनों, हर एक लिविंग स्ट्रक्चर लाइक सेल से बना हुआ है। क्लियर? इवन अलोंग विद दिस, अलोंग विद द सेल्डन, स्वान ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था कि स्वान ने ये कहा कि जो सेल, जो एनिमल सेल है, इट इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, जो थियोडोर स्वान, उन्होंने बताया कि हर एक एनिमल सेल, एनिमल स्ट्रक्चर सेल से बना होता है, इसके अलावा एक एनिमल सेल एक थिन लेयर से कवर होती है जिसको उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ओके ओके ओके, एम्स 2021 का एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम इन बिटवीन ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम पता रहे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आज तक पूछे जा चुके हैं इन लाइक एम्स और लाइक इन नेट। ओके, एंड इसके अलावा हम जिपमर को भी कवर करेंगे, तो 3 डिफरेंट सेक्शंस को कवर करेंगे इन बिटवीन ऑफ दैट, लाइक नेट, एम्स एंड जिपमर। ओके, देखिए लाइक द बेसिकली एम्स का जो लेवल रहता है क्वेश्चंस का, थोड़ा सा नेट के, एम्स और जिपमर का जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो नेट से थोड़ा सा हायर लेवल पे रहता है। इट मीन्स अगर हायर लेवल के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, और हो सकता है पॉसिबिलिटी अगर ऐसे क्वेश्चन नेट में पूछे गए तो लाइक उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो एम्स 2021 में
2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय a botanist, a geologist, a botany and geologist, and like a psychologist. So अगर यहाँ पे देखेंगे एक सिंपल सा पॉइंट था, बस उन्होंने इसका नाम ना लेकर सिर्फ उनके डोमेन को पूछा गया था। ओके, जैसे एक साइंटिस्ट का डोमेन बॉटनी से था, एक साइंटिस्ट का डोमेन जूलॉजी से था। तो मतलब बॉटनी एंड बॉटनिस्ट एंड द जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइक बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे थियोडर स्वान एंड दी सेल्डन, जिन्होंने स्वान एंड सेल्डन जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। और ये क्वेश्चन एम्स 2011 में पूछा गया है। Okay, it was just a simple question. Next, स्वान थे जूलॉजिस्ट के साथ साथ उन्होंने बताया कि हर एक प्लांट और हर उन्होंने बताया कि स्वान ने कि हर एक एनिमल सेल से बना हुआ होता है, जैसे कि सेल्टन ने बताया कि हर एक प्लांट एनिमल सेल से बना हुआ होता है। अलॉन्ग विद दिस कॉन्सेप्ट स्वान ने ये भी कंक्लूड किया कि प्लांट में एक सेल वॉल होती है जो कि इस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए यहाँ ट्विस्ट क्या था। स्वान एक जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल सेल की स्टडी करते थे, और एनिमल सेल की स्टडी करके उन्होंने ये बताया कि जो एनिमल सेल है, वो एनिमल जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ होता है। हर एक एनिमल सेल एक थिन लेयर से कवर होती है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वो एक जूलॉजिस्ट होते हुए उन्होंने प्लांट सेल के ऊपर काम किया, और ही टोल्ड दैट हर एक ईच एंड एवरी प्लांट सेल इज मेड फ्रॉम ए सेल वॉल, कि हर एक प्लांट की सेल वॉल से बनी होती है, जो कि उस सेल का एक अलग से यूनिक फीचर है, मतलब एक खास एक अलग फीचर है कि उसके अंदर एक सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ। फिर सुनिए, स्वान थे एक जूलॉजिस्ट, ठीक है, लेकिन काम किया उन्होंने प्लांट सेल के ऊपर भी, और उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि प्लांट सेल में एक वॉल पाई जाती है जो उसका यूनिक फीचर है, ठीक है। सो इन केस अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, लाइक हु डिस्क्राइब दैट द प्लांट का सेल कंटेन अ सेल वॉल, ठीक है। अब जनरली अगर आपके सामने ऑप्शन हो लाइक द थियोडर स्वान, सेल्डन, रॉबर्ट हुक, एंटोनियो लीनोहा, तो ऑब्वियसली बात है जब आपके सामने प्लांट सेल आएगा तो ऑब्वियसली यू चूज अ बॉटनिस्ट पर्सन, और बॉटनिस्ट पर्सन कौन से जो बॉटनिस्ट पर्सन थे वो कौन से थे, सेल्डन। तो और आप जैसे सेल्डन पे टिक करेंगे योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, आंसर वहां पे गलत होगा, बिकॉज द स्वान ही वाज अ जूलॉजिस्ट बट ही वर्क ऑन अ प्लांट सेल, मतलब वो जूलॉजिस्ट होते हुए भी ओके एक प्राणी विशेषज्ञ होते हुए भी उन्होंने जंतु लाइक एक पादप कोशिका पे काम किया, और बताया कि एक पादप की जो कोशिका है वो सेल वॉल से बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक सिर्फ सेल थ्योरी के अलावा उन्होंने बहुत डिफरेंट फीचर्स दिए। लाइक सेल्डन ने बताया कि एनिमल सेल जो सेल्डन ने बताया कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल हर एक प्लांट सेल से बना हुआ होता है। स्वान ने 3 चीजें बताई कि जो एक एनिमल है वो सेल से बना हुआ है, एनिमल में एक थिन लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके साथ साथ उन्होंने प्लांट पे भी काम कर डाला और बताया कि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है, लेकिन साथ साथ एक सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। ओके, तो ये कुछ कंक्लूजन थे। तो उन्होंने मैथ्यू सेल्डन एंड स्वान ने एक स्टेटमेंट प्रपोज किया जिसका नाम था कि सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब ये है कि लाइफ की जो स्ट्रक्चर, मतलब एक हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो स्ट्रक्चर इट मीन जैसे दिखते हैं, ठीक है, वो सेल ही डिसाइड करता है। एंड द फंक्शन, हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं लाइक डाइजेशन, पाचन, श्वसन, रेस्पिरेशन, स्क्रिटरी, उत्सर्जन, ओके, देखना, सुनना, फील करना, हर चीज सेल के थ्रू कंट्रोल होती है, ये उसका फंक्शन है। तो सेल लाइफ की हर एक और जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनल यूनिट है। क्लियर? This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. इस लाइक जो बेसिकली जो सेल्डन और स्वान की जो थ्योरी थी, उन्होंने ये तो एक्सप्लेन किया कि सेल जो है वो लाइफ की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, मतलब लाइफ को बनाती भी है और चलाती भी है। सिंपल वर्ड में बात करें, यही लाइफ को चला रही है और यही लाइफ को बनाती है। ओके, सेल से छोटा कुछ नहीं होता, अगर सेल से कोई छोटा है तो वो लिविंग नहीं है। सेल लेवल पे कुछ भी बनता है तो वो लिविंग हो जाता है। ओके, जैसे कि इट मीन्स अगर हम सेल लेवल से नीचे देखते हैं तो सेल लेवल से नीचे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ओके, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए उसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलकर सेल बनाते हैं और वही सेल एक लिविंग हो जाता है। अब इट मीन्स बायोमोलिक्यूल्स का अगर हम एग्जांपल देखें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब मिलकर
ये सब मिलते हैं और एक मिलकर एक सेल बनाते हैं। ओके, मतलब जब तक वो मिलते नहीं हैं, जब तक वो एक नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जैसे ही मिलते हैं एक लिविंग स्ट्रक्चर बनता है। तो मतलब कोई ना कोई तो ऐसा उनके अंदर जान आती है जिसकी वजह से वो लिविंग हो जाता है, जिसको हम एक वाइटल फोर्स कहते हैं। एक ऐसा फोर्स जो कि इनको लिविंग करने में मदद करता है। बट ये थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि नए सेल्स कैसे बनती है, मतलब नई सेल्स बनती कैसे हैं। ठीक है, आपकी बात सही है कि सेल लाइफ होती है, लेकिन नई सेल्स कैसे बनती है इस चीज के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेटर ऑन जैसे जैसे अब पहले तो क्या था कि इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं था सेल के बारे में, तो सिर्फ विडोल्फ सॉरी एंटोनी वॉन लिनोहॉक और रॉबर्ट हुक ने बेसिक स्टडी की थी। फिर उसके बाद में आए थे लाइक सेल्डन एंड स्वान, जिन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट रखा और सेल के बारे में जानने की कोशिश की और नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी की। उन्होंने स्टडी की थी 1839 के अंदर। तो देखिए 1839 में तो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप होना शुरू हो चुके थे, तो आसान था डेवलप करना, आसान था उनकी स्टडी करना। लेकिन रॉबर्ट हुक और जो एंटोनी वॉन लिनोहॉक ने, उन्होंने तो खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। ओके, और जब उसको देखने की कोशिश की थी, जब पहला कोई नया स्टेटमेंट आया, उसके बाद में रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में एक सेल थ्योरी को एक्सटेंडेड किया और एक नया स्टेटमेंट सजेस्ट किया। वो नया स्टेटमेंट था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओके, ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट ये उन्होंने अपनी लैंग्वेज में दिया था। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट था ये एक लैटिन लैंग्वेज है, जिन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट दिया था। अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हो तो इसका मतलब होता है लाइक इंग्लिश में गया, हिंदी में कन्वर्ट करते हो, अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टेड सेल। इट मीन्स इसका मतलब है कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। 1855 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। ओके, इसलिए इसको एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी कहा जाता है कि सेल थ्योरी में नया एक कौन सी चीज आ गई कि जो नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल से ही बनती है। क्लियर? बट प्रॉब्लम क्या था कि इनके पास उन्होंने स्टेटमेंट तो दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट जिसको हम बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, बायोजेनेसिस का मतलब कि एक पुरानी सेल से ही नई सेल्स बनती है, जिसको बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट तो दिया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मानने उसको उसको लाइक प्रूफ करने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। मतलब कोई ऐसे उनके पास ऐसे कुछ तथ्य नहीं थे जिसके थ्रू ये प्रूफ कर सके कि जो बायोजेनेसिस है वो सही है। क्योंकि रुडोल्फ विर्चो के इस स्टेटमेंट से पहले ऐसा माना जाता था कि जो लाइफ है वो ए बायोजेनेसिस है, मतलब पुरानी सेल से नई सेल्स नहीं बनती हैं। ठीक है, ऐसा मानते थे कि पुरानी सेल से नई सेल्स नहीं बनती हैं, न्यू सेल्स जो बनती हैं वो अपने आप बनती हैं। पुरानी सेल से कुछ नहीं होता, पुरानी सेल्स खत्म होती हैं, उससे नई सेल्स अपने आप बनती हैं और अपने आप बनती हैं और फिर वो खत्म होती हैं, फिर अपने आप नई सेल्स आती हैं, फिर वो खत्म होती हैं। मतलब पुरानी और नई सेल्स के बीच में कोई लिंक नहीं था, ऐसा माना जाता था। पहले एबायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट को मेन माना जाता था, लेकिन जैसे रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट दिया तो उसका बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, विद्रोह हुआ इस स्टेटमेंट का कि उनके पहली बात तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं, और दूसरी बात ये जो जो उनका एबायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट है, उन्होंने लोगों ने उसको अपने रिलीजन से जोड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से रुडोल्फ विर्चो को काफी परेशानी हुई और वो अपने स्टेटमेंट को उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने बहुत कोशिश की एविडेंस देने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दे सके। इसलिए he modified the hypothesis of Seldon and Swall to give the cell theory a final shape। इसलिए रुडोल्फ विर्चो ने स्टेटमेंट दिया और सही स्टेटमेंट था, बट प्रॉब्लम क्या था, एविडेंस नहीं था, इसलिए सेल थ्योरी में एक नया स्टेटमेंट ऐड हो गया। ओके, और इसको फाइनल शेप दिया गया, जिसमें अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक एम्स 2007 के अंदर। ओके, देखिए जो हम लाइक अगर हम बीच-बीच में जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं कि कौन से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, सो वो टॉपिक हमें ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है? ताकि लाइक जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं, लाइक 10 या 15 साल तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर वो आपके कोर्स में हैं, तो उनके कोर्स प्रैक्टिस ज़रूर रखेंगे। ओमनी सेलुला ई सेलुला वाज़ गिवन बाय विर्चो, हुक, लिनोवॉक एंड दी ब्राउन। सिंपल सा क्वेश्चन था, रुडोल्फ विर्चो, तो इसका आंसर है ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला वाज गिवन बाय द रुडोल्फ विर्चो। क्लियर? इन 2007 का क्वेश्चन था। सो इन बिटवीन ऑफ दैट हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया हो कि कौन सा टॉपिक कितनी बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। जैसे इन केस अगर ओमनी सेलुला ई सेलुला अगर लेटर ऑन और क्वेश्चन पूछा होगा, तो हम उसके साथ साथ उसको मार्क करते रहेंगे, ताकि आपको यह आइडिया हो कि ये टॉपिक से कितने बार क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो एटलीस्ट
आप चीज़ों को और बेटर वे में समझ पाओगे। जैसे कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन निट 2019 में, मतलब रिसेंटली पूछा गया है निट 2019 में, कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग ए सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल, रुडोल्फ विर्चो, थियोडोर स्वान एंड शेल्डन, एंड द आंसर इज यू नो वेरी वेल बी, रुडोल्फ विर्चो। तो इट मींस बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ओमनी सेलुलर ई सेलुलर ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एम्स 2007 निट 2019 रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया। और लाइक ओमनी सेलुलर ई सेलुलर इसलिए ये आपके अगर एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो बोल्ड लाइन में इसको रखा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई। ओके, तो सेल थ्योरी को आज किस वे में समझा जाता है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि शेल्डन एंड स्वान ने दिया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, जो कि उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, और वो सेल का ही एक प्रोडक्ट है। सेल के प्रोडक्ट का इट मींस लाइक वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल्स आपस में मिलती हैं और एक नए स्ट्रक्चर को बनाती हैं, एक नए फंक्शनली स्ट्रक्चर को बनाती हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। द ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि सेकंड कॉन्सेप्ट था जिसको रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, कि जितनी भी पुरानी सेल्स हैं से ही नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक स्टेटमेंट तो दिया गया, लेकिन इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कोई लाइक रुडोल्फ विर्चो के पास में कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था। ओके, रुडोल्फ विर्चो के कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने जिसके थ्रू उन्होंने कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसको नहीं माना, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हम कवर नहीं कर रहे क्योंकि वो सिर्फ जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनका कोई एविडेंस आज प्रॉपर नहीं मिल पाया। ओके, लेकिन कहते हैं लाइक एक बार जब इन्वेंशन की जर्नी शुरू होती है फिर वो एक प्रॉपर शेप जरूर लेती है। 1862 में लुइस पास्चर आए, और जो कि लाइक जिनको पता है कि लाइक जो कि जिनको हम इम्यूनोलॉजी के फादर भी बोलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी, रेबीज वैक्सीन, जिन्होंने वैक्सीन का जिन्होंने सबसे पहले बनाई, रेबीज वैक्सीन उन्होंने सबसे पहले बनाई थी लुइस पास्चर, जिन्होंने इस स्टेटमेंट को प्रूफ किया बाय यूजिंग ए स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ओके, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट ओके आपकी बुक एनसीईआरटी में नहीं है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक बार स्वान नेक एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए। ओके, दिस इज लाइक ए ट्यूब, दिस इज लाइक ए ट्यूब, स्वान नेक इट मीन्स इसकी जो नेक होती है स्वान की जैसी होती है, मतलब थोड़ी सी खड़े होके, मतलब लंबी नेक था और थोड़ा सा और आगे जाकर वो झुक जाती है। ओके, दिस इज दैट दिस इज द एरिया जहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, जहाँ पर मीट जूस सूप को रखा गया। मीट जूस सूप मतलब इसको हम ब्रॉथ कहते हैं, मतलब जैसे कि जो मीट का जो कंटेंट होता है उसको थोड़ा सा गर्म किया गया, गर्म करने के बाद में उसको जूस में कन्वर्ट किया गया, फिर ठंडा कर दिया गया, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो पहले उसको गर्म किया गया। गर्म करने से क्या हुआ, जो मीट का कंटेंट था वो जूस में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और फिर उसको ठंडा कर दिया गया। इसको जूस में इसलिए कि किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर को जूस में इसलिए कन्वर्ट करना बेटर होता है क्योंकि जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा लिक्विड एरिया में ज़्यादा होती है, सॉलिड में कम होती है, इसलिए उसको जूस में कन्वर्ट किया गया, जिसको हम ब्रॉथ भी बोलते हैं। ओके, ये देखिए, ये स्वान नेक थी, स्वान शेप ट्यूब है एक तरह की, और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि इसमें से एयर पास नहीं हो सकती। ठीक है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इसमें कोई भी एयर पास नहीं हो सकती। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एयर पास नहीं होगी। अब जब एयर पास नहीं होगी तब हमें पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दे वुड नॉट सर्वाइव। तो इट मीन्स नो माइक्रोबियल ग्रोथ वाज ऑब्जर्व, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं हुई है। अगर ए बायोजेनेसिस होता तो फिर तो एयर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप होती है तो अपने आप होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अपने बात को और प्रॉपर वे से प्रूफ करने के लिए व्हाट ही डिड इज ही ब्रेक द ट्यूब, उन्होंने ट्यूब को तोड़ दिया, और जब उन्होंने ब्रेक ट्यूब को तोड़ा तो देखिए ट्यूब यहाँ से टूट गई। नाउ एयर कैन इजीली पेनिट्रेट इनटू द मीट जूस ट्यूब, और जैसे ही पेनिट्रेट हुई कुछ टाइम के बाद में उनको माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पर ऑब्जर्व हुई, और जैसे ही माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पर ऑब्जर्व हुई ही फाइनली कंक्लूड कि रुडोल्फ विर्चो ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, बायोजेनेसिस ही एग्जिस्ट करता है, पुरानी सेल्स से ही नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, नई सेल्स अपने आप कभी नहीं बनती। तो ये लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था जो आपने पहले 10th लेवल पे भी पढ़ा होगा। ओके, तो ये था लाइक अबाउट द सेल, मतलब इस सेल के बारे में था कि सेल ये था प्रोकैरियोटिक सेल्स के, सॉरी ये था लाइक सेल थ्योरी।
जिसमें दो बेसिक पॉइंट्स है कि सेल हम वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ सेल, मतलब सेल ही हमारा स्ट्रक्चर बनाती है और स्ट्रक्चर बन के फंक्शनली रोल के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सेकंड कि लाइक जो पुरानी सेल्स से ही नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरव्यू ऑफ सेल्स, कि सेल्स का अगर हम एक ओवरव्यू देखते हैं, बिकॉज सेल थ्योरी के बाद में अब हम स्टडी करेंगे लाइक सेल्स के ओवरव्यू के बारे में। हम सेल के बारे में अब थोड़ा सा एक डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, सेल के ओशन में अब जाएंगे। तो जब सेल के ओशन में आप जाएंगे तो हमें सेल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करनी होगी। तो सेल के ओशन में जाने से पहले उसकी डेप्थ को मेजर करना जरूरी है। तो डेप्थ को मेजर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ तक हमें जाना है। ओके, क्या लेके जाना है, क्या मन में रखना है, और क्या चीज़ों की इन चीज़ों की स्टडी करनी है। तो लाइक सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। देखिए, ओवरव्यू ऑफ सेल्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, दो तरीके की सेल्स होती हैं। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब एक ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता। देखिए, अगर आपको इनकेस समझने में दिक्कत होती है तो प्रो इट मीन्स फॉल्स, कैरियोटिक इट मीन्स अ न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियस होता है प्रॉपर डिफाइन नहीं होता है, दे आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड व्हाट दे इंक्लूड, ओनली बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक में केवल बैक्टीरिया आते हैं। यूकैरियोटिक, यू मतलब अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो ओके, यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, दे आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल्स। एंड व्हाट दे इंक्लूड, they include algae, okay, fungi, plant cell, okay, plant cell में like and the animal cells, okay। देखिए, we have all kind of the cells, we have all kind of cells in the eukaryotic, okay। We have the algae, we have a fungi, we have a plant cell and we have an animal cell in our course। हमें डिटेल में पढ़ना है, एल्गी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, फंगी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, प्लांट सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, एनिमल सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ओके, रिसेंटली अभी हम हमारे जो इस चैप्टर में है सिर्फ हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। ओके, the onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall, its outer boundary, and just within its cell membrane. Okay, द ऑनियन सेल जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल है, मतलब अगर ऑनियन सेल की बात करें, अगर आप देखेंगे तो उसमें एक सेल वॉल होती है जो कि इसकी बाउंड्री डिफाइन करती है और उसके नीचे की तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है। द सेल ऑफ ए ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। ओके, लाइक ऑनियन सेल है जिसकी एक प्लांट सेल में एक ऑनियन सेल है जिसकी एक प्रॉपर आउटर बाउंड्री होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और उसके अंदर की तरफ एक थिन लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सो ऑनियन सेल को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। एक ऑनियन का एक पील लीजिए, उसमें सैफरन डाई डालिए और उसको 40x पे देखिए, माइक्रोस्कोप में आसानी से उसके साथ दिखाई दे जाएंगे। ह्यूमन चिक की अगर आप सेल देखेंगे तो ह्यूमन चिक में सेल्स में उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एक एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। ओके, एज ए डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, मतलब ह्यूमन चिक की जो सेल होती है वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि उसके सेल्स का एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। अब डिलिमिटिंग का मतलब क्या है? डिलिमिटिंग का मतलब है कि जो सेल है वो जो सेल होती है वो जो लाइक ह्यूमन चिक की जो सेल होती है जो कि उसका जो एक आउटर मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है, जो एक डिलिमिट मतलब उसकी कोई लिमिट, लाइक वो एक लिमिट में नहीं है कि क्या कहते हैं कि लाइक एक लिमिटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब लाइक उसके एक लिमिटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। आई मीन टू से कि जो सेल जो लाइक ह्यूमन चिक के जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो एक बाउंड्री बनाती है, लेकिन इसमें वैरायटी, मतलब आई मीन टू से इसमें वैरायटी ऑफ सेल्स होती हैं जो कि एक प्रॉपर बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। ओके, लाइक ऑनियन, अगर आप देखें ऑनियन में ऑनियन पील के अलावा अगर आप उसको ऑन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको कुछ ऐसी ऑनियन सेल्स नजर आती है। क्लियर? कंपोनेंट सेल में क्या क्या है जिसको हमें पढ़ना है डिटेल में, लाइक ए सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, डीएनए, सेल ऑर्गेनल्स जो कि सेल ऑर्गेनल्स हम देखेंगे तो राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है और यूकैरियोटिक दोनों में होता है, लेकिन जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं। देखिए,
जितने भी हमने स्ट्रक्चर देखे, ये कंपोनेंट ऑफ सेल्स, ये सब हम डिटेल में अब हम शुरू करेंगे कि लाइक सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ओके, राइबोसोम क्या होता है, अदर सेल ऑर्गेनल्स, इसको हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। और उसके वैरायटी ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी टाइम टू टाइम इन बिटवीन ऑफ कंटेंट, मतलब कंटेंट के बीच में ही सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये पता हो कि कौन से टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, जिससे कि आपका कभी पढ़ते वक्त उस पर प्रॉपर ध्यान जाए उस पर। ओके, और एनसीईआरटी इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट फॉर यू, कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन कभी भी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकती है, कोई भी एक लाइन को नहीं मिस करेंगे, क्योंकि कोई भी लाइन किसी भी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होता है वो अपने ब्रेन को कैसे भी यूज करके उसको इस तरीके से कन्वर्ट करता है कि आपके सामने क्वेश्चन हो और आप उस क्वेश्चन के सॉल्व करने के कैपेबल होने चाहिए, आप अपने साइड से कैपेबल होने चाहिए, क्योंकि उसका टारगेट होता है एग्जामिनर का कि आप क्वेश्चन ना सॉल्व करें, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एग्जामिनर को गलत प्रूफ करना है, आपको कैपेबल होना है। ओके, सो अब हम जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा वो हम पढ़ेंगे सेल्स, जो सेल के कंपोनेंट्स हैं, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सब प्रॉपर वे में सेल की स्टडी करना शुरू करेंगे। जो कि अगर एक सेल स्ट्रक्चर बनाती है या सेल कोई फंक्शनल रोल प्ले करती है, तो उसमें कुछ तो ऐसा होना चाहिए, तो उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। इन बिटवीन ऑफ दैट हमेशा टच में रहिए। ओके, और अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हो और आपके मन में कोई क्वेरी हो, यू आर वेलकम टू आस्क। धन्यवाद।